सुप्रभात बच्चों। आज फिर मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत हूँ 8वीं क्लास का भूगोल का अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन का चौथा भाग लेकर, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं जल के विषय में। इससे पहले हमने भूमि के विषय में पढ़ लिया है, मृदा के विषय में पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे जल के विषय में। तो जल, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। तो जल क्या है जानते ही होंगे आप, जानते हैं ना, क्या है? पानी। तो पानी हम सभी पीते हैं। पानी के बिना हम लोग जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। 1-2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता तक आप पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पानी के बिना आप जिंदा नहीं रह पाओगे। जिस प्रकार हमारे जीने के लिए वायु जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम लोग 10-15 मिनट तक ज्यादा रह पाए, उसके बाद हम लोग मर जाएंगे। उसी प्रकार पानी के बिना ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता तक रह पाएंगे। ठीक है। भोजन के बिना तो आदमी 1 महीना रह सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं रह पाएगा, उसके बाद मर जाएगा। तो ये सभी हमारे लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो जल के विषय में हम आज पढ़ते हैं। ठीक है। तो हम बात करेंगे पृथ्वी में कितना जल मौजूद है। ठीक है। तो पृथ्वी, मान लीजिए ये मैंने पृथ्वी बनाया है। ठीक है। तो पृथ्वी जो बनाया है मैंने, पृथ्वी को अगर आप अंतरिक्ष से देखेंगे ना, अंतरिक्ष यात्री जब भी अंतरिक्ष में जाते हैं, यानी हमारे पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, आकाश में जाते हैं, वहां से पृथ्वी को देखते हैं, तो उनको पृथ्वी वहां से नीला दिखता है। ठीक है। नीला क्यों दिखता है? क्योंकि पृथ्वी में लगभग 70 से 71% पानी है। ठीक है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये पानी नीला दिखता है, और नीला दिखता है जिसके कारण पृथ्वी को भी नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी को क्या नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह। और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जल होने के कारण इसको जल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। और हम लोग विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। ये याद रखना चाहिए आपको, 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पृथ्वी में जल जो मौजूद है उसके विषय में। तो मैंने अभी बताया पृथ्वी में लगभग 70 से 71% भाग में जल है। तो बाकी कितना भाग में आपका स्थल है? बाकी आपका 29 या 30, ठीक है, 29 या 30% भाग में क्या है? स्थल है। स्थल यानी कि जमीन है। तो जमीन में क्या होता है? ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो 70% भाग है ना, ये क्या है? लवणीय है। लवणीय यानी कि नमकीन पानी है। तो नमकीन पानी हम पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे, क्योंकि इसको पिएंगे तो उल्टी हो जाएगा। ठीक है। तो पानी हम लोग नमकीन पानी नहीं पी पाते हैं। यही समुद्र का पानी से ना ही आप बर्तन धो सकते हैं, ना कपड़ा धो सकते हैं। ये इसमें नमक बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जो किसी भी चीज को धोए तो उसको भी चिपचिपा बना देता है। ठीक है। नमकीन बना देगा, खारा बना देगा। तो हमारे काम का ये पानी नहीं है। ठीक है। तो हमारे काम का पानी कौन सा है? हमारे काम का पानी वो है जो स्थल में पाया जाता है। ठीक है। जमीन पर पाया जाता है, या तो जमीन के नीचे पाया जाता है या जमीन के ऊपर पाया जाता है। जमीन के नीचे पाया जाएगा तो उसको भूमिगत जल कहेंगे, और जमीन के ऊपर पाया जाएगा तो उसको धरातलीय जल कहेंगे। ठीक है। धरातलीय यानी धरातल पे पाया जाता है, और भूमिगत जो जमीन के नीचे पाया जाता है। ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं। तो स्थल में जो पानी पाया जाता है वो 2.7% पाया जाता है। ठीक है। 29 से 30% जमीन हो गया, जिसमें से 2.7% भाग में जल मिलेगा। ठीक है। तो ये जो 2.7% है, उसका लगभग 70% जो भाग है वो ग्लेशियर के रूप में है। ग्लेशियर क्या है जानते हैं? ग्लेशियर यानी कि बर्फ की चादर के रूप में पाया जाता है, या बर्फ का पहाड़ कह सकते हैं। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? ये मुख्यतः अंटार्कटिका में पाया जाता है, या ग्रीनलैंड में पाया जाता है, या पर्वतीय प्रदेश जो ठंडे ठंडी जगह हैं उन जगहों पर पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ है? अंटार्कटिका, आर्कटिक कहाँ पाया जाता है? ये सब ध्रुवीय स्थान जो है, ये सबको ध्रुव कहा जाता है। ध्रुवीय स्थानों में बहुत ज्यादा ठंडा होता है, क्योंकि वहाँ सूरज की किरण तिरछी पड़ती है। कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती है। तो तिरछी पड़ने के कारण क्या होता है?
इन जगहों में बर्फ ही बर्फ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बर्फ का पहाड़ सब है उसे ही ग्लेशियर कहा जाता है। तो यहाँ पर बर्फ की चादर के रूप में जमा हुआ, तो यहाँ पर हम लोग को पानी तो मिलेगा, लेकिन हम लोग पानी पीने के लिए अंटार्कटिका नहीं जाएंगे। जो हमारे पास मौजूद है उसी पानी से हम लोग काम चलाते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए जो उपयुक्त जल है, हमारे लिए जो काम में आने वाला जल है, वो कितना है? वो मात्र 1% है। ठीक है, तो मैंने यहाँ दिखाया इतना पानी है, लेकिन ये पानी कोई काम का नहीं है। हमारे काम का पानी मात्र 1% है। ठीक है, तो 1%, केवल 1% अलवण जल जो है मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। और यह भौम जल यानी जमीन के नीचे का जल, भूमिगत जल जो मैंने बताया, भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में उपलब्ध है। ये कहाँ मौजूद है? भौम जल जमीन के नीचे, नदियों में, नदी जानते हैं आप, झील जहाँ पानी जमा रहता है वो झील, या फिर पृष्ठीय जल के रूप में जो जमीन में पाया जाता है, पृष्ठीय जल, तालाब वगैरह जो भी पृष्ठ में या जमीन पर पाया जाता है उसको पृष्ठीय जल बोलेंगे, के रूप में, तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में मौजूद। वायुमंडल में भी जलवाष्प के रूप में मौजूद है। क्यों? क्योंकि देखे होंगे वायुमंडल में हवा में भी नमी होता है ना। तो हवा में कहाँ से आता है? जो जमीन पृष्ठ में जो जल है वो वाष्पीकृत होता है। ठीक है, जो सूरज की किरण के कारण जमीन का जल जो होता है ऊपर उठता है, वाष्पीकृत होता है और हवा में ही वो मौजूद रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा घर में आप भात बनाते हैं, चावल को उबालते हैं ना, तो वो भात बनाते हैं। तो भात बनाते वक्त देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए आप ये घड़ा है, ठीक है, यहाँ पर आपने आग लगाया है, ये आग लगा हुआ है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक चूल्हा बर्तन है, बर्तन में अगर पानी है तो अगर ये पानी को आप उबालेंगे ना तो ये भाप के रूप में उड़ता है, और ये भाप के रूप में उड़ता है तो ये क्या है? वाष्प। यही पानी वाष्प के रूप में उड़ा, ये हवा मिल जाता है, यही नमी है। ठीक है, और अगर इसमें अगर हम ढक्कन डाल देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने ढक्कन डाल दिया, तो देखेंगे अगर ढक्कन को कभी आप उठाएंगे ना तो ढक्कन में देखे ऐसा जमा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है? इसको अगर ढक्कन को फिर आप घुमा दीजिए तो सब पानी नीचे आ जाता है, गिर जाता है। तो यही होता है बारिश के केस में, तो उसके विषय में भी आप पढ़ते हैं, और यही जलवाष्प है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यह वाष्पीकरण जो होता है इसी प्रकार, क्योंकि सूरज भी पानी को गर्म करता है और पानी गर्म होके ऊपर उठता है, इसको वाष्पीकरण कहते हैं। तो यह वाष्पीकरण वर्षण बारिश के रूप में होता है। ठीक है, और जलवाह की प्रक्रियाओं द्वारा और नदी के बहाव की प्रक्रिया के द्वारा महासागरों, ठीक है, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रों द्वारा निरंतर गतिशील है। इसे जल चक्र कहते हैं। ये अतः ये नवीकरणीय है। तो यहाँ मैंने बताया कि पानी जो है नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो नवीकरणीय क्वेश्चन भी ये मन में आया होगा शायद कि नवीकरणीय है तो क्या दिक्कत है, पानी तो फिर मिल जाएगा वापस। सही बात है, पानी फिर मिल जाएगा वापस, लेकिन ये पानी अगर हम रोकेंगे नहीं तो ये महासागर में जाके मिल जाएगा, महासागर में जाके मिल जाएगा तो फिर से ये नमकीन हो जाएगा। जैसे हम अपना झारखंड का बात करते हैं, ठीक है, हम लोग झारखंड में रहते हैं तो बार बार झारखंड मन में आ जाता है। तो ये देखिए, ये झारखंड है। झारखंड क्या है? पहाड़ी इलाका है मान लीजिए, यहाँ ज्यादातर उबड़ खाबड़ जमीन मिलेगा। तो यहाँ की जो नदी होता है, नदी में क्या होता है? मान लीजिए बारिश हुआ, ठीक है, तो बारिश होता है ना, तो यहाँ का पानी क्या होता है? बह के यहाँ के मान लीजिए नदी है, नदी में मिलता है, और नदी का पानी बह के बड़ा नदी में मिलता है, और बड़ा नदी मिलके समुद्र में मिल जाता है। तो जिससे पानी जो आया ये समुद्र मिल गया तो खारा हो गया। तो यही चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि नवीकरणीय है, तो नवीकरणीय है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसको नहीं बचाएंगे, नहीं संरक्षित करेंगे तो ये वापस जाके नमकीन बन जाएगा। तो पानी जितना मात्रा में पृथ्वी में पहले था, आज से 400 साल पहले या 5 अरब साल पहले, उतना अभी भी है, लेकिन
वो पानी, लोगों का जनसंख्या बढ़ गया है, लोगों के लिए जो हम कितना जरूरत पानी है, पानी जो जरूरत का है वो 1% है। 1% में ही पानी 1% जो पानी है वही हमारे काम का है। और जनसंख्या पहले कम था, अभी जनसंख्या बढ़ गया है। तो जनसंख्या बढ़ गया तो क्या होगा, पानी पर लोड बढ़ेगा कि नहीं। मान लीजिए 1 लीटर पानी पहले 2 आदमी के लिए था, काफी था, ठीक है। अभी यही 1 लीटर पानी को 10 आदमी पिएगा तो काफी होगा, नहीं होगा। तो हमारे लिए क्या जरूरत है, जो पानी हमारे वापस आ रहा है, महासागर से वापस आ रहा है, उस पानी को हम लोग महासागर में जाने नहीं देंगे, ठीक है। अब मैंने कहा कि महासागर से वापस आ रहा है, ये मन में आया होगा महासागर से पानी हमारे पास कैसे आएगा। तो कैसे आएगा वो देखते हैं। वो आएगा जल चक्र के माध्यम से। तो इसके लिए एक इमेज मैं आपको दिखा दूं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर आप ये इमेज देखिए, ये इमेज जो है ये जल चक्र का है, ठीक है। तो जल चक्र में आप देखिएगा कि यहाँ पर भूजल दिखाया गया है, यानी भूमि के अंदर का जल, ठीक है। और यहाँ पर दिखाया गया है महासागर का जल, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया है भूमि यानी जमीन, हरा हरा है यानी जमीन है, और ये पूरा पानी, ये ब्लू ब्लू दिखाया गया। तो जमीन में बहुत सा पानी का स्रोत है, जैसे कि नदी है, तालाब है, कुआं है, या हमारे जमीन पृष्ठीय जल हो गया, या फिर नमी हो गया, तो सब यहाँ पर पाया जाएगा। तो जब भी सूरज की किरण इन सब जगहों पर पड़ती है तो पानी गर्म होता है, और पानी गर्म होता है तो ये वाष्प के रूप में ऊपर उठता है, ठीक है। तो वापस ऊपर उठा, और ऊपर में क्या होता है, ये एक जगह जमा हो जाता है। जमा होता है तो क्या बनाता है, बादल बनाता है, ठीक है। और बादल बनाता है, बादल बनने के बाद ये जो जल है यहाँ पर वाष्प के रूप में ऊपर उड़ा है, ये क्या होता है, संघनित होता है, यानी ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के बाद ये बारिश के रूप में नीचे गिरने लग जाता है। तो बारिश के रूप में नीचे गिरने लगा तो ये क्या आया, सब जगह गिरेगा, जमीन पे भी गिरेगा, महासागर पे भी गिरेगा। लेकिन जो जमीन पे गिरा है पानी, उसको हम चाहे तो रोक सकते हैं, उसको जितना कोशिश करें कि महासागर में मिलने से रोक दिया जाए। तो हमारे पास पानी बढ़ने का उपाय है, पानी हम चाहे तो बचा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये बारिश के रूप में पानी आ रहा है, उसको उस महासागर में जाने से पहले रोकना है। तो रोकने के क्या क्या उपाय हैं, वो संरक्षण, पानी का संरक्षण का तरीका हम लोग देखेंगे, उसमें देखेंगे कैसे रोकेंगे, ठीक है। तो यही जो प्रक्रिया है देखे होंगे, यहाँ का जल और महासागर जल उठ रहा है, बादल बन रहा है, बादल से फिर पानी नीचे गिर रहा है, तो एक लग रहा है ये चक्र बन रहा है, चक्र बन रहा है ना। तो ये चक्र जो है इसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं, ठीक है। और इसीलिए पानी को नवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि क्या आप जानते हैं, ये जान लेते हैं क्यों, अच्छा बात बताया गया है कि जो बोतल बंद कंपनियां होती है, बोतल बंद पानी वाली जो कंपनियां होती है, वो भी बहुत से पानी को भूजल जो है, हमारे भूमिगत जल है, उसको निम्नीकृत करती है। तो कैसे निम्नीकृत करती है, यहाँ पर बताया गया है कि केरल के पालक्काड़ जगह है, जिला है, वहाँ का एक गांव में बोतल बंद पानी के संयंत्र के लिए 300 से 600 फीट का एक 60 बोरवेल खोदा गया है। 60 बोरवेल, और कितना गहरा है, 300 से 600 फीट। इसको डीप बोरिंग कहते हैं। डीप बोरिंग बहुत पृथ्वी के बहुत अंदर तक, जो हमारी जमीन है उसके अंदर तक, बहुत अंदर तक खुदाई किया जाता है। लगभग 300 से 600 फीट का खुदाई किया गया है यहाँ पर। तो जिससे ये लोग 60 बोरवेल बनाए हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये आसपास के गांव जो है उसके भूमिगत जल को ये खींच लेता है। क्यों खींच लेता है, देखिए यहाँ पर 15 लाख लीटर पानी रोज खींचा जाता है, ठीक है। बोतल बंद पानी बनता है वहां पर, ठीक है। तो पानी भरने के लिए वो आसपास भूमिगत जल जो है आसपास के गांव को सबको खींच लेता है, जिसके कारण क्या होता है, वो आसपास का गांव क्या हो गया है, सूख गया। यह इसलिए बताया गया है गांव के कुएं, तालाब और जलाशय सूख गए हैं, जिसके कारण भूमिगत जल का निम्नीकरण हुआ है। तो भूमिगत जल का निम्नीकरण क्या होता है आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जल का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ एक इमेज दिया गया है, देखिए यहाँ पर जो धरातलीय जल का उपयोग बताया गया है, ठीक है, ये देखिए।
तो यहाँ पर बताया गया धरातलीय जल का उपयोग और चित्र 2 में बताया गया है भूमिगत जल का उपयोग। तो यहाँ पर धरातलीय जल का उपयोग में क्या है, देखिए यहाँ 89% जो है वो कृषि के रूप में प्रयोग हो रहा है, उद्योग में 2% और घरेलू में 9%। ये क्या है, धरातलीय जल। धरातलीय जल अर्थात जो धरातल पर मौजूद है, जैसे नदी का, तालाब का, झील का, ठीक है, ये सब धरातलीय जल है। तो उन सब का उपयोग सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, कृषि क्षेत्र कर रहा है, ठीक है। और सबसे उसके बाद कौन आता है, घरेलू क्षेत्र 9% और उद्योग में 2% प्रयोग हो रहा है। लेकिन अब हम बात करेंगे भूमिगत जल का। भूमिगत जल जो हमारे पृथ्वी के अंदर है, तो उसमें क्या क्या प्रयोग हो रहा है, कृषि के लिए 92%, उद्योग के लिए 5% और घरेलू उपयोग के लिए 3% प्रयोग किया जा रहा है। और उम्मीद ये है कि आने वाला समय में ये क्षेत्र बढ़ने वाला है। अभी उद्योग का क्षेत्र जो है धीरे धीरे और बढ़ने वाला, जल का उपयोग औद्योगिक और घरेलू क्षेत्र में बढ़ेगा, कृषि के क्षेत्र में धीरे धीरे घटेगा। ये हो सकता है आने वाले समय में हो, ठीक है। तो हमें जल को बचाने की आवश्यकता है। तो जल को कैसे बचाएंगे, ठीक है। तो जल बचाने का जो तरीका है, इसी को जल संसाधनों का संरक्षण कहेंगे। तो जल संसाधनों का संरक्षण कैसे होगा, सबसे पहला है वर्षा जल संग्रहण। तो वर्षा जल संग्रहण मैंने यहाँ चित्र में बताया था कि वर्षा जल को यहाँ समुद्र में मिलने से बचाना। तो कैसे बनाएंगे, तो बहुत सा उपाय है, ठीक है। पहला होता है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया डोभा निर्माण। एक डोभा निर्माण देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए समुद्र, जितना भी बारिश का पानी आता है वो पहाड़ी क्षेत्र से तुरंत बह के नदी में चला जाता है। तो अगर बह के चला जाता है, बीच में बड़ा सा गड्ढा बना दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया है, यहाँ बड़ा सा गड्ढा बना दिया, तो ये पानी आके यहाँ जमा होगा कि नहीं जमा होगा, जमा होगा। तो जमा होगा तो यहाँ पर जो जमीनी इलाका, पानी जो होता है जमीन के अंदर जाता है, मिट्टी पानी को सोखता है। तो यहाँ गड्ढा बना देंगे तो ये पानी जो है नीचे अंदर नीचे की ओर जाएगा और ये जमीन सोखेगा तो जमीन का जो भौम जल स्तर है वो ऊपर उठेगा। तो बारिश का पानी को हम लोग यहाँ क्या किए, अपना उपयोग में लाए। अगर ये बह जाता तो सीधा समुद्र में चला जाता, हमारे काम नहीं आता। तो ये डोभा निर्माण से भी हम लोग पानी बचा सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखें वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए किसी का घर है, हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग सुना होगा आपने, वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। मान लीजिए ये मेरा घर है, ठीक है, यहाँ पर छत है, ठीक है, मेरा घर हो गया। तो छत में मैंने क्या किया है, यहाँ पर जब भी बारिश आएगा, बारिश का पानी को जमा करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ऐसा स्लोप बनाएंगे जहाँ के कारण ये पानी छत पर जमा होगा और जमा होने के बाद यहाँ पे एक पाइप लगाएंगे और पाइप के माध्यम से ये पानी क्या होगा, नीचे एक टंकी बना देंगे, टंकी में जमा होगा और इसी टंकी का पानी को, नीचे भी गहरा है, मिट्टी है, वो जमीन सोखेगा, इससे भूमिगत जल बढ़ेगा, पहला। दूसरा, इस पानी को हम लोग घरेलू उपयोग के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे घरेलू उपयोग यानी बर्तन धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, जानवरों को नहाने के लिए, गाड़ी धोने के लिए, घर पोछा करने के लिए, बहुत सारा प्रयोग कर सकते हैं। तो बारिश का जल को हम लोग संग्रहित करेंगे, ठीक है। तो उसी को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। अब है धरातलीय जल संरक्षण। तो धरातलीय जल, जो धरातल पर मौजूद जल है उसको संरक्षित करेंगे। कैसे करेंगे, तो धरातल पर कौन कौन सा है, नदी, तालाब, तो इन सब पानी को गंदा नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत कोई देखते हैं वही नदी में ही जानवरों को नहाने चल गए, वहाँ पर कपड़ा धोने लग गए, वहाँ गंदगी बहा दिए, कल कारखाना का कचरा सब नदी में बहा दिए। तो इससे क्या होता है, पानी गंदा होता है। पानी गंदा हुआ यानी हमारे मतलब का जो पानी वो भी काम का लायक नहीं रहा। मान लीजिए समुद्र पीने का जो नदी है, पानी जो हम लोग पीते हैं, वहाँ पर गंदा केमिकल वाला कंपनी का केमिकल आ जाए तो वो पानी हम लोग पिएंगे नहीं, पिएंगे, वो नहीं पीना चाहेंगे। तो हमारे मतलब का जो पानी था वो भी पानी खराब हो गया। तो इसीलिए हमारे मतलब का जो पानी है उसको खराब नहीं होने देना है। तो धरातलीय जल का संरक्षण करेंगे, ठीक है। कचरा वगैरह सब पानी में नहीं फेंकेंगे। सिंचाई पद्धति में परिवर्तन। पुराने जमाना में जो सिंचाई होता था, पूरा सिर्फ पानी उझिल दिया जाता था, जितना पानी आया बाल्टी में लिया या रखट के द्वारा पूरा खेत में बहा दिया जाता था पानी। वैसा अब सिंचाई नहीं करना है। अब सिंचाई होता है बूंद बूंद सिंचाई,
ठीक है, पाइप के माध्यम से पूरा खेत में पानी फैला दिया जाता है, जितना पौधों के जड़ तक पहुंचता है पानी। ठीक है, तो इससे सिंचाई भी अच्छा होगा और फसल भी होगा और पानी भी बचेगा। ठीक है, तो ये है नया तरीका। जल का पुनः चक्रण, जल को बार बार प्रयोग करेंगे। एक जल जो जैसे मैंने भी बताया, यहाँ जो पानी हम लोग संग्रहित किए हैं उसको बार बार प्रयोग करेंगे। कभी एक ही पानी को, जैसे कि वॉशिंग मशीन को यूज करता है, तो वॉशिंग मशीन से जो पानी निकलता है उसको जमा कर लीजिए, वही पानी से आप पोछा लगाइए। घर को पोछा लगा सकते हैं कि नहीं, उसी पानी से कोई बाथरूम भी जा सकता है, टॉयलेट वगैरह में उसको यूज कर सकता है। तो एक पानी को बार बार प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इससे पानी बचेगा। डोभा के विषय में मैंने यहाँ पर बता दिया था। पहाड़ी क्षेत्र में उसके जमीन वाले इलाके में बहुत गड्ढा सब बना दिया जाता है और प्लेन जगह में बनाया जाता है ताकि वो पानी जमीन के नीचे जाए, भूमिगत जल बढ़े। ठीक है, और समुद्री जल का उपयोग, तो समुद्री जल का उपयोग मैंने यहाँ पर बताया लवणीय है, उसको हम लोग उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन उपयोग कहीं एक क्षेत्र में होता है। क्या है वो? बिजली निर्माण के क्षेत्र में। बिजली में हाई टाइड और लो टाइड होता है, नहीं, जो समुद्र का तरंग होता है, देखेंगे उच्च ज्वार आता है, कभी निम्न ज्वार आता है। तो उच्च ज्वार, लघु ज्वार जो आता है उसका प्रयोग हम लोग बिजली बनाने में करते हैं आजकल। ठीक है, नई तकनीक है ये, तो बिजली बनाने में प्रयोग होता है। तो उसका प्रयोग करके हम लोग जल को बचा सकते हैं, क्योंकि अब तक होता था कि नदी के पानी से ही बिजली बनाते थे। नदी में डैम, बड़ा सा डैम बनाया जाता था, उससे ही बिजली बनाया जाता था। अब समुद्री जल का भी हम लोग चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए। तो ये था कंप्लीट जल के विषय में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसके विषय में जानें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा जितना भी वीडियो बनता है सबका अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।